मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13, 13A और 13B के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम धारा 13 के बारे में, जो कि है डाइवोर्स, विवाह विच्छेद के बारे में। वो कौन कौन से ग्राउंड है जो कि पति व पत्नी को विवाह विच्छेद के लिए अवेलेबल है, और वो कौन से ग्राउंड है जो खाली पत्नी को अवेलेबल है, और म्यूचुअल कंसेंट से भी जो है वो डाइवोर्स का कंसेप्ट यहाँ पर जोड़ा गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 13 विवाह विच्छेद डाइवोर्स के बारे में। कोई भी विवाह व इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा। यानी जो धारा 13 है उसकी उपधारा 1 में जो ग्राउंड दिए गए हैं वो पति व पत्नी दोनों को अवेलेबल है कि पति चाहे या पत्नी दोनों ही इन आधारों पर अपने विवाह विच्छेद की डिक्री को प्राप्त कर सकते हैं, कोर्ट में विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो धारा 13 का जो उपधारा 1 है उसका जो पहला आधार है वो है कि क्या किस आधार पर जो है पति या पत्नी कोर्ट में आवेदन करके अपने विवाह विच्छेद की डिक्री को प्राप्त करने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। पहला जो ग्राउंड है वो है दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपने पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से मैथुन किया है। यानी ये इल्लीगल रिलेशनशिप से रिलेटेड है। यदि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी ने भी अपना विवाह के पश्चात किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ में अगर स्वेच्छा से मैथुन किया है तो ये भी एक आधार है अपने विवाह को विच्छेद करवाने के लिए। चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों पर समान रूप से लागू है। अगर दोनों में से किसी ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से मैथुन किया है तो ये आधार उत्पन्न हो जाता है विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के लिए, न्यायालय में आवेदन करने के लिए। उसी प्रकार से खंड 1 क में जो है ग्राउंड वो है दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। यानी हैज आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रूएल्टी। यानी दूसरे पक्षकार ने क्या किया है कि जो विवाह हो गया, विवाह के बाद में जिसने अर्जी लगाई है उसके साथ क्रूएल्टी की है, क्रूरता का व्यवहार किया गया है। अगर क्रूरता का व्यवहार किया जाता है यहाँ पर तो क्रूएल्टी भी अपने विवाह को विच्छेद करवाने की डिक्री प्राप्त करने के लिए मतलब आवेदन करने का आधार बनता है, और इस आधार पर जो विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त की जा सकती है। दूसरा जो खंड है 1 ख, इसमें कहा गया है 1 ख में कि दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि भर अर्जीदार को अभित्यक्त रखा था, डिजर्शन रखा था। हैज डेजर्टेड द पिटिशनर फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। जब अर्जीदार ने न्यायालय में जो पिटीशन दाखिल की है उसके 2 साल पहले से जो कि दूसरा पक्षकार है उसने 2 वर्ष तक उसको डेजर्शन में रखा अर्जीदार को। या डेजर्शन का मतलब ये होता है कि किसी को प्राय सदा के लिए छोड़ जाना, ठीक है ना, और उसका ध्यान नहीं रखना और उसको बिल्कुल भी देखभाल नहीं करना और अनभिज्ञ हो जाना उससे, और उसकी जो भी उसके उस दूसरे पक्षकार के प्रति जो आपके दायित्व हैं उन दायित्वों का बिल्कुल भी निर्वहन नहीं करना, अनदेखी करना पूर्ण रूप से। तो ये जो डेजर्शन है ये एक्टिव भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव डेजर्टेशन की बात करें हम, भाई एक्टिव डेजर्टेशन में तो ये हो गया कि आपने क्या किया कि अपनी पत्नी को कहीं अन्य छोड़ रखा है या पत्नी ने अपने पति को कहीं अन्य छोड़ रखा है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव डेजर्टेशन में क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं लेकिन उनके बीच में कॉन्जुगल राइट्स या दाम्पत्य जीवन नहीं है और एक दूसरे के बीच में किसी भी प्रकार का प्रेम और स्नेह नहीं है। तो इस प्रकार से ये कंस्ट्रक्टिव डेजर्टेशन है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल भी परवाह नहीं करना, एक दूसरे के जो है एक दूसरे को छोड़ देना। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव और एक्टिव डेजर्टेशन है ये भी अपनी जो विवाह विच्छेद की डिग्री है इसको प्राप्त करने का आधार है।
उसके बाद जो दूसरा खंड है वो बात करता है धारा 13 की उपधारा 1 का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में संप्रवर्तित हो जाने के कारण हिंदू नहीं रह गया है। यदि पति या पत्नी में से कोई भी पक्षकार ने दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है और वो धर्म ग्रहण करने की वजह से हिंदू नहीं रह गया है तो ये भी विवाह विच्छेद कराने के लिए आधार है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है आधार वो है दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है, हैज़ बीन इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा अनसाउंड माइंड या ऐसा विकृत चित्त हो गया है जो कि जिसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, जो कि असाध्य रूप से है, बहुत गंभीर रूप से वो अनसाउंड माइंड है यानी पागल है, विकृत चित्त है, अथवा निरंतर या आंतरिक रूप से इस प्रकार के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रकृति के साथ रहे। यानी असाध्य विकार से पीड़ित है और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित है कि जो जिसने अर्जी लगाई है उससे युक्त आशा नहीं की जा सकती कि वो प्रत्यर्थी यानी जो है अन्य पक्षकार है उसके साथ रहे, क्योंकि वहाँ पर वो मानसिक रूप से इतना विकार है कि वो उसको हानि भी पहुँचा सकता है या वो उसके साथ रीजनेबल तरीके से रह ही नहीं सकता, क्योंकि सामने वाली पार्टी जो है वो अनसाउंड माइंड है, मेंटल डिसऑर्डर से है, पागल है साधारण शब्दों में। अब इसका स्पष्टीकरण हम बात करते हैं तो ये भी अगर कोई व्यक्ति विकृत चित्त का है, असाध्य रूप से विकृत चित्त का है, मेंटल डिसऑर्डर इस प्रकार का है कि वो उसके साथ रहना सही नहीं है, तो वहाँ पर ये भी एक ग्राउंड उत्पन्न हो जाता है विवाह विच्छेद के लिए। इसका स्पष्टीकरण किया गया है कि मानसिक विकार पद से मानसिक बीमारी मस्तिष्क का क्षयरोध या अपूर्ण विकास है। मानसिक बीमारी हो सकती है, मस्तिष्क का क्षयरोध हो सकता है, अपूर्ण विकास हो सकता है, मस्तिष्क का मनोविकृति हो सकती है या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या निःशक्तता भी प्रेत है और इसके अंतर्गत विखंडित मानसिकता भी आती है। द एक्सप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर मीन्स मेंटल इलनेस अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, psychopathic disorder or any other disorder or disability of mind and includes schizophrenia। तो ये सब मानसिक विकार के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से जो मनोविकृति है पद में मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या निःशक्तता है, मतलब दीर्घ रूप से जो मस्तिष्क है वो विकृत हो गया है और निःशक्तता है, चाहे इसमें बुद्धि की अवसामान्यता हो या नहीं, अभिप्रेत है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक हो जाता है। एक व्यक्ति का जो है वो दिमाग है वो इस तरीके से विकार उत्पन्न हो गया है कि वो उसका जो एकदम आक्रामक रूप धारण कर लेता है, गंभीर रूप से वो रिएक्ट करने लगता है, गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है और उसके लिए चिकित्सीय उपचार अपेक्षित हो या नहीं अथवा ऐसा उपचार किया जा सकता है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है, इतना आक्रामक और गंभीर हो जाता है कि वो उसके साथ में रहना काफ़ी मुश्किल है। तो इस प्रकार का जो मनोविकृति है, मानसिक विकार है, वो भी विवाह विच्छेद के लिए आधार उत्पन्न करता है। द एक्सप्रेशन psychopathic disorder means a persistent disorder or disability of mind, whether or not including subnormality of intelligence which results in abnormality, aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the other party, and whether or not it requires or it is susceptible to mental treatment। और तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोई जो मानसिक जो विकार है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, विकृत चित्त है, जो कि असाध्य है, जो कि ठीक किया नहीं जा सकता, और इस प्रकार से मनोविकृति आक्रामक और गंभीर और अनुत्तरदायी व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति है, तो वो भी एक तलाक का आधार, जो तलाक या डाइवोर्स का जो आधार है वो बनता है हिंदू विधि के अंतर्गत। अगला जो बिंदु 4 है उसमें दिया हुआ है उग्र और असाध्य कुष्ठ से पीड़ित रहा है, हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम ए विरुलेंट एंड इनक्यूरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो ये भी तलाक विवाह विच्छेद का आधार बनता है। ये भी ग्राउंड अवेलेबल है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, जिससे कि आधार पर कि आप न्यायालय में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और अपने विवाह को विच्छेद करवा सकते हैं। हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम वीनरल डिजीजेज इन ए कम्युनिकेबल फॉर्म,
यानी संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित रहा है, ऐसा उसको वीनरल डिजीजेज हैं, इस प्रकार के उसके जो है वीनरल रोग है, रतिज रोग है, जो कि मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कम्युनिकेट हो सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। तो इस प्रकार के रजित रोग से पीड़ित है जो कि संचार हो सकता है जिनका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर, जब हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है। तो ये भी आधार है विवाह विच्छेद करवाने के लिए हिंदू लॉ के अंतर्गत। हैज़ रिनाउंस द वर्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, ये कहा गया है कि दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका है, यानी वो सन्यासी बन चुका है। अगर पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति सन्यासी बन चुका है तो ये भी तलाक का आधार है कि अन्य जो व्यक्ति है, अन्य जो पक्षकार है, वो न्यायालय में अर्जी लगा सकता है कि साहब मेरा पति या पत्नी जो है वो सन्यास ग्रहण कर चुके हैं और इसलिए मुझे मेरे फेवर में विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करें। तो ये भी एक आधार है। हैज़ नॉट बीन हियर्ड ऑफ ए बीइंग अलाइव फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years और मोर बाय दोज पर्सन्स हु वुड नेचुरली हैव हियर्ड ऑफ इट हैड दैट पार्टी बीन अलाइव, यानी अगर कोई जो पति या पत्नी 7 वर्ष से लापता है तो उसको सिविल डेथ मान लिया जाता है और ये भी विवाह विच्छेद करवाने का आधार है। जैसे कि दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है। जिन्होंने उसके बारे में यदि वो पक्षकार जीवित होता तो स्वाभाविक सुना होता। तो ये भी यहाँ पर तलाक का अधिकार या विवाह विच्छेद का जो अधिकार है, डाइवोर्स का अधिकार है, डाइवोर्स का जो ग्राउंड है वो उत्पन्न करता है कि पति या पत्नी में से किसी को भी अगर 7 वर्ष से लापता है, उनके बारे में सुना नहीं गया है, तो सिविल डेथ की कल्पना यहाँ पर धारणा की जाती है और इस आधार पर पति या पत्नी न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं अपने विवाह को विच्छेद कराने के लिए। इस उपधारा में अभित्यजन पद से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का ऐसा अभित्यजन अभिप्रेत है जो युक्तियुक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध हो, और इसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा जानबूझकर अर्जीदार की उपेक्षा करना भी है, और इस पद के व्याकरणिक रूप भेदों तथा सजातीय पदों में अर्थ तदनुसार लगाया जाए। यानी अभी त्यजन की जो हम बात करते हैं, डेजर्शन की जो बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दूसरा जो पक्षकार है उसने अर्जीदार का अभी त्यजन कर दिया है, उसको छोड़ दिया है बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है, उसकी केयर टेक नहीं करता है, उसकी परवाह नहीं करता है, उसके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं करता है, ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध हो। और यहाँ पर अर्जीदार की इच्छा भी नहीं है, जो दूसरा पक्षकार है उसने अपनी मर्जी से उसको वैसे ही छोड़ दिया है और जानबूझकर जो अर्जीदार है उसकी उपेक्षा करता है और उसका किसी भी प्रकार से केयर टेक नहीं करता, उसका ध्यान नहीं रखता। तो यहाँ पर जो है ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है, जिसके बारे में हमने पहले अभी चर्चा की थी। अब आती है जो है उपधारा 1A 1 इसमें कहा गया है कि विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगा। किस आधार पर? हमने जो धारा 1 है उसमें हमने उपधारा 1 है उसमें हमने जो ग्राउंड्स देखे हैं वो 7 ग्राउंड अवेलेबल है वैसे तो, और इनडायरेक्ट वे में वो 9 ग्राउंड है, और वैसे 7 ग्राउंड दिए हुए हैं। और जो 1 क है उसमें भी जो 2 ग्राउंड दिए गए हैं उपधारा 1 क में, उनके बारे में हम बात करते हैं। विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थित कर सकेगा। कौन से आधार है वो? कि ऐसी कार्यवाही में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के कारण के पश्चात 1 वर्ष या उसमें ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच सहवास का कोई पुनरारंभ नहीं हुआ है। यानी कि जो जुडिशियल सेपरेशन हमने धारा 10 में जो चर्चा की थी, अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित हो गई है और उन दोनों पक्षकारों के बीच में
साल भर हो गया है जुडिशियल जो सेपरेशन की जो डिक्री थी वो पारित होने के बाद में, और साल भर बाद भी उन दोनों के बीच में सहवास या किसी प्रकार से जो है मेल मिलाप नहीं हो पाया है, सहवास नहीं हो पाया है, तो ये भी एक आधार है धारा 13 की उपधारा 1 क के खंड 1 के अंतर्गत कि वो इस आधार पर भी कि साहब न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं कि हमारे जो हम पति पत्नी हैं इनके बीच में न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो गई है और उस डिक्री को 1 वर्ष हो चुका है और हम दोनों के बीच में किसी प्रकार का सहवास या किसी प्रकार का मेल मिलाप नहीं हुआ है, तो ये भी ग्राउंड है विवाह विच्छेद को करवाने के लिए। और यहीं पर ही धारा 1 का क्या जो खंड 2 है उसमें भी एक आधार दिया गया है कि ऐसी कार्रवाई में पारित जिसके कि उस विवाह के पक्षकार थे दाम्पत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन की डिक्री के पश्चात, यानी जो धारा 9 में हमने पढ़ा था रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, उसकी डिक्री पारित कर दी गई है न्यायालय के द्वारा, और वो डिक्री पारित करने के बाद 1 वर्ष हो चुका है, 1 वर्ष की कालावधि हो चुकी है। उसके बावजूद भी उन पक्षकारों के बीच में जो दाम्पत्य अधिकारों का कोई प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है, यानी उन दोनों पति पत्नी के बीच में सहवास या फिजिकल रिलेशनशिप या दाम्पत्य अधिकारों का कोई प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है। कब नहीं हुआ है? जबकि कोर्ट के द्वारा दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिक्री पारित की जा चुकी है और उसके बाद में 1 वर्ष बीत गया है। तो ये भी एक आधार बनता है कि साहब डिक्री पारित हो गई है दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए और 1 वर्ष भी बीत गया है, लेकिन दोनों पति और पत्नी के बीच में दाम्पत्य अधिकारों का कोई प्रतिस्थापन नहीं हुआ है। तो इस आधार पर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी न्यायालय में आवेदन करके अपने विवाह विच्छेद के लिए विवाह विच्छेद की डिक्री जारी करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर जो बात की है वो धारा 13 की बात की है कि विवाह विच्छेद है। तो विवाह विच्छेद के अंदर हमने जो धारा 13 के अंदर उपधारा 1 है उसमें 9 ग्राउंड्स हैं उनके बारे में बात की, और धारा 13 का 1 क जो है उसमें 2 ग्राउंड्स हैं, उनके आधार पर पति या पत्नी दोनों, यानी धारा 13 जो 1 है वो पति या पत्नों दोनों को ही अधिकार है, दोनों को ग्राउंड्स प्रदान करती है कि वो न्यायालय में जाके अपने विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जो है अब धारा जो 13(2) है उसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।